बिहार की राजनीति में मंडल आयोग का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तब वहां पर एक नई राजनीतिक धारा शुरू हुई। इसी राजनीतिक धारा के सहारे लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता पर काबिज हुए। उन्होंने MY समीकरण को साधते हुए जिस तरीके से अपना शासन किया वो अपने आप में एक इतिहास है। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार का भी वो दौर शुरू हुआ जब वो विकास पुरुष के नारे के साथ बिहार की राजनीति में एंट्री लेते हैं। लेकिन जब दोनों के कार्यकाल को देखते हैं तो कुछ ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आता है। आज भी उद्योग नदारद है, शिक्षा व्यवस्था एकदम बदहाल पड़ी हुई है और पलायन जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी की शो बिहार की बात और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात होगी और सवाल भी यही है कि बिहार की राजनीति में जाति कब तक फैक्टर बना रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति कभी जाति से ऊपर उठकर विकास की धारा में जुड़ भी पाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं हमारे न्यूज़ रूम के साथी केशव जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा। और सवाल यहीं पे शुरू होता है कि बिहार में जाति इतना ज़्यादा फैक्टर क्यों रखता है। इस बात पर मैं बाद में आऊँगा। पहले आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बताई है मुझे उस पर भी कुछ कहना है। मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में लागू की गई थी। VP सिंह की सरकार जब बनी थी केंद्र में तब। और उस दरअसल हमें समझना पड़ेगा कि आपने मंडल कमीशन को बिहार की राजनीति से जोड़ा है और देश के जो तमाम अलग अलग राज्य हैं वहाँ भी इसका प्रभाव रहा है। लेकिन मंडल कमीशन का जो उद्देश्य था, मंडल आयोग का जो उद्देश्य था, वह राजनीतिक परिवर्तन नहीं था। उसका उद्देश्य वो जो एक सोशल स्ट्रेटा है, जो सामाजिक ताना बाना तो नहीं कह सकते हैं, जो सामाजिक स्थिति है अलग अलग समुदायों की, उसको बेहतर करना उसका लक्ष्य था। वो लक्ष्य हम कहाँ तक हासिल कर पाए हैं बिहार में, इस पर भी बात होगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। हाँ, ये भी है कि मंडल आयोग की सिफारिशों का असर राजनीति में भी देखने को मिलता है, खासकर चुनावी राजनीति में, उस पर बात होगी। हालांकि अगर पूजा आप ये कहती हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा में बदलाव हुआ है, यह मात्र कुछ अंशों तक सही है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है, आप देखें तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले चार ऐसे मुख्यमंत्री दिए जो या तो दलित या OBC समुदाय से आते हैं। आप देखें, कर्पूरी ठाकुर, राम सुंदर दास, भोला पासवान शास्त्री और दारोगा प्रसाद राय। दारोगा प्रसाद राय यादव समुदाय के हैं, OBC में जिन्हें गिना जाता है। दरअसल एक बात और ये समझने की है कि मंडल आयोग से पहले क्या था, क्या समाज में माफ कीजिएगा सेवाओं में आरक्षण नहीं था? था। दलितों को आरक्षण, SC ST को पहले से आरक्षण था, यह व्यवस्था की गई है। लेकिन जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनका सामाजिक स्तर, उनका जीवन स्तर बहुत ही कठिन हो रखा था। तो ये बात आई कि इन्हें भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इन्हें भी सरकारी सेवाओं में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशें सिर्फ इतनी तक थी। तो OBC समुदाय के आगे बढ़ने की एक पटकथा के तौर पर हम उसे देखते हैं मंडल आयोग की सिफारिशों को। और उन्हीं मंडल साहब के नाम पर बिहार में यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है। BNM भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है तो मंडल से पहले ही OBC समुदाय से भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन राजनीति में मंडल के प्रभाव से अगर मैं इनकार करता हूं तो ऐतिहासिक रूप से यह सही नहीं होगा। सर, जब बात आती है मंडल कमीशन के बाद जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक परिवर्तन आए, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद से उनके ऊपर जंगल राज का एक कहते थे कि टैग लग गया कि जंगल राज आ गया है बिहार में। जंगल राज आ गया या नहीं आया ये तो बात की बात है। लालू प्रसाद यादव के आने के बाद, राजनीति में आने के बाद बिहार में कितना कुछ बदला? नहीं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और पूजा, हम लोग आज एक इनफॉर्मल ग्रुप में बातचीत कर रहे थे। आप देखिए, लालू जी के बतौर मुख्यमंत्री बिहार में आने के बाद से जो सबसे बड़ी घटना जिसे मैं मानता हूँ वह बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है।
उन वंचित वर्गों को भी एक आवाज मिली जिसकी उससे पहले कोई आवाज नहीं थी। वो प्रतिरोध क्षमता उनमें नहीं था। उन पर जिस तरह का प्रभाव सवर्णों का था या जिस तरह से वो मजबूरी में अपना जीवन यापन कर रहे थे, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका जीवन स्तर बहुत बदल गया है, उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है, यह नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से उनकी अब एक आवाज है और उस आवाज को सुनने वाला भी है। भले इसका कारण वोट बैंक हो, लेकिन लालू जी के जो 10-15 सालों का शासन काल रहा, जिसे आप अभी हम लोग सुनते हैं कि जंगल राज भी कहा जाता है, खैर उस जंगल राज पर भी हम आएंगे इसी चर्चा के अगले दौर में, लेकिन जंगल राज से पहले उन्होंने इस सामाजिक बदलाव को दिखाने का काम किया। आपको याद होगा, नहीं होगा, हमारा शहर है समस्तीपुर, वहाँ पर लालू जी अपनी एक सभा में गए थे और बड़े मतलब अच्छा, लालू जी का जिस तरह कहते हैं कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, और सो लालू जी की भाषण कला भी है, वो बहुत ही एकदम हिट करती है, पिंच करती है एकदम सही निशाने पे। तो उन्होंने अपने कुर्ते के ऊपर बनियान पहन लिया और कहा कि ये आज तक दबा हुआ था इतने कपड़ों के अंदर, हम यही काम कर रहे हैं, इसको ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। यह बात समझ में आई लोगों को। एक लोगों को जो उस समुदाय से या उन वर्गों से आते थे जिनकी कोई आवाज नहीं थी, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व तो नाम मात्र के लिए था, उसको लालू जी ने सेंट्रल स्टेज पे लाने का काम किया है। यह उनसे नहीं, इसका क्रेडिट उनसे नहीं छीना जा सकता है। यह बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। आप यकीन माने, छुआछूत का उन्मूलन बहुत पहले हो गया था, लेकिन वह कागजी था। दरअसल जो ये जाति भेद कह सकते हैं, हालांकि जाति भेद अभी जो वैवाहिक संबंध होते हैं अभी भी है, ये सारी चीजें, और मैं उन बदलावों के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन एक सामाजिक समरसता कह सकते हैं या समानता, समरसता तो नहीं कहेंगे इसको, सामाजिक समानता लाने की दिशा में लालू जी के द्वारा किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। लालू यादव का जो दौर था 10-15 सालों की, जो उनके कार्यकाल का दौर था, वो जब खत्म होता है तो फिर आते हैं सुशासन बाबू। वो आते हैं विकास पर, वो बात करते हैं विकास की, और बहुत हद तक करते में सड़कें बनवाते हैं, पुल बनवाते हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बिहार की मूल समस्या है, पलायन, रोजगार, शिक्षा, वो तब भी नहीं मिली सर। मेरे ख्याल से बिहार, हालांकि जो मैं अभी बात कह रहा था लालू जी के लिए कि वंचित समुदाय को, वंचित वर्गों को उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन उसी आवाज़ देने के क्रम में जो एक आधुनिक विकास की रूपरेखा रखी जानी चाहिए थी, वो नहीं हो सका। और शिक्षा ढांचा जो था लालू जी के समय में आते आते एकदम लड़खड़ा गया। जहां आधुनिक विद्यालय बनवाए जाने चाहिए थे, उनका फोकस चला गया चरवाहा विद्यालय पे। तो आप एक विकसित समाज की नींव तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक आपके पास एक सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था नहीं है। तो यह सबसे क्या कह सकते हैं, लालू जी की सबसे बड़ी असफलता थी कि वो शिक्षा और रोजगार, इस दोनों मोर्चे पे लगभग फिसड्डी साबित हुए। 15 सालों का शासनकाल रहा उनका। 7 साल तक ये मुख्यमंत्री थे, बाद में रावरी जी मुख्यमंत्री रही 2005 तक। लेकिन इन 15 सालों में जो विकास हो, अच्छा, इससे पहले बिहार में मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि उद्योग का जाल बिछा हुआ था, लेकिन कुछ न कुछ छोटे स्तर के उद्योग थे, चीनी मिलें थी, ऑयल रिफाइनरी था, पावर हाउस था, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी, सीमेंट का फैक्ट्री हुआ करता था, लेकिन उपेक्षा के शिकार हुए। और उपेक्षा का शिकार केवल उद्योग धंधा ही नहीं हुए, जो व्यापारी वर्ग था, अब जो आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, मैं इसी में समेट देता हूँ, शायद आपका प्रश्न फिर दोबारा आएगा या नहीं आएगा। 90 के दशक में यह जो एक प्रतिशोध की बात भी हो जाती है ना, जो समुदाय इतने दिनों से दबा कुचला था, सडनली उनको आवाज मिली तो उनको नियंत्रित भी करना था, वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। सत्ता और अपराध का गठजोड़ हुआ चाहता है, और इस गठजोड़ की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उस राज्य को। उस राज्य से जो व्यापारी वर्ग था, जो बड़े बड़े चिकित्सक थे, जो पलायन की बात आप कह रहे हैं, वहां से 90 के दशक से ये पलायन शुरू हो, इस लार्ज स्केल पे शुरू हो चुका था, जिसकी घर वापसी अब बहुत ही असंभव है, लगभग असंभव है। असंभव अगर नहीं भी है तो कठिन बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर हालांकि कह रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये
वो तो और कह अगर- रहे हैं कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है हमारा, आप ब्लूप्रिंट तैयार देखिए है, आप जाके। देखिए, ठीक है, तो ब्लूप्रिंट भी देखा जाएगा। और हालांकि ब्लूप्रिंट तैयार है तो बताना चाहिए ना पब्लिक स्पेस में। प्रशांत किशोर पर हम अगली बार चर्चा करेंगे, अगले जी सर। एपिसोड में। अभी हम बहुत ज्यादा अपनी हमारी जो थोड़ी विषय समय वस्तु की है हमारे आज पास की, सीमा भी है। हाँ, उससे हम बहुत ज्यादा नहीं भटकेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था जब जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे बिहार की, तभी से गड़बड़ानी शुरू हुई थी। शिक्षक नियुक्ति में सारे मानदंडों को ताक पर रख दिया गया। ऐसे शिक्षक नियुक्त हुए जो कतई बिहार के की जो आबादी थी, जिस तरह की बौद्धिक क्षमता थी, उसको निखारने में सफल नहीं रहे। उनकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह था। कैसे नियुक्ति की जाती थी, इसका एक लंबा चैप्टर है। पूजा, मैं आपको यहाँ पर 2 किताबें रिकमेंड करता हूँ। जी सर। हमारे एक परिचित हैं, पत्रकार मित्र भी कह सकते हैं, पटना में, और उनकी 2 किताबें आई है, आप पढ़िएगा। एक है बिहार जेपी टू बीजेपी, बीजेपी, हाँ। और दूसरी है जननायक, जो कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर आधारित है, राजनीतिक संघर्षों पर आधारित है। और इसके लेखक हैं संतोष ठाकुर, जो कि बिहार के बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। और हो सकता है कि अगले बिहार दौरे में आप उनसे भेंट भी कर पाएं। इन दोनों किताबों को पढ़िए, बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा समझने में बहुत ही आपकी मदद करेंगी ये दोनों किताबें। शुक्रिया तो सर। एक लाइन और इसमें ऐड कर दो, तो शिक्षा व्यवस्था वहां से जगन्नाथ मिश्र के टाइम से बिगड़नी शुरू हुई। लालू जी ने उसको और नीचे पहुंचा दिया। आपका सवाल था नीतीश जी के समय में भी हाँ। पटरी पर नहीं आया, तो अब कितना सवाल बदला? है, नीतीश जी को मैं यहाँ पर कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, वो भी असफल रहे हैं। लेकिन पूजा, जब आपके सामने गड्ढा इतना गहरा हो तो उसको भरने में वक्त लगता है। हालांकि नीतीश कुमार का जिस तरह से फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है, जिस तरह से उनका फोकस ऊर्जा पे रहा है, उस तरह का फोकस एजुकेशन पे नहीं रहा। यद्यपि उनके शुरुआती शासनकाल में देखें तो लड़कियों को साइकिल देना, किताबें देना, स्कूल की तरफ उनको खींचने का एक टूल जरूर साबित हुआ। बच्चे स्कूल तो आने लगे, लेकिन स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, सरकारी स्कूल जो है बिहार में, उसमें कैसी पढ़ाई हो रही है ये सबको पता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है। स्कूलों में आज तक बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, कई सारे स्कूलों में, खासकर ग्रामीण इलाकों के जो स्कूल हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें एक चैलेंज के तौर पर रही नीतीश जी के सामने। और नीतीश जी पहले 5-7 वर्ष तक सुशासन पुरुष की छवि के साथ आते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एक और नई संज्ञा दी जाती है। हालांकि जिस संज्ञा की बात है मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक कुर्सी कुमार कहा जाने लगा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर से उधर और उधर से इधर करते रहते हैं। तो उनकी प्राथमिकताएं भी मेरे ख्याल से इधर से उधर शिफ्ट होती रही। सर, एक ये जो जातियों का समीकरण रहा, या जो सत्ता पाने की जो एक जाति, एक बात वो घर की होती है ना, एक चाबी जो बनी रहती है वो अम्मा के पास ही रहती है। तो जाति जो रही बिहार की राजनीति में, उन्होंने कहीं हद तक मतलब बिहार के विकास में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न की। वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को उसने ख़त्म किया। जिस तरीके से विकास के नाम पे उन्हें, अगर विकास की बात, अगर कोई पार्टी आ भी गई विकास की बात पे, तो नहीं, लोगों ने शायद एक्सेप्ट भी नहीं किया। कैसे देखते हैं कि लोगों के मानसिक मतलब मन में, उनके मन मस्तिष्क में ये चीज़ें भर चुकी हैं कि नहीं, जाति के आधार नाम पे ही वोट देना है? पूजा, यह केवल भ्रांति है कि बिहार में, या केवल बिहार में जातिगत आधार पर वोटिंग होती है। बिहार को आप पिछड़ा प्रदेश समझते हैं, पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर ये जात पात बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा ज़्यादा है। इसलिए कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायत क्लियर डिवाइड है ना। वोक्कालिगा इनको वोट देंगे, लिंगायत इनको वोट देंगे। तमिलनाडु में क्लियर डिवाइड है। किस प्रदेश में जातिवाद नहीं है और उन प्रदेशों ने फिर कैसे विकास किया? सर, वही सवाल है। वोटिंग लाइन तो वहां पर भी वही है। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं, वहां भी वोटिंग लाइन वही है। गुजरात को एक हद तक छोड़ दिया जाए, अब देखिए महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में वोटिंग कैसे होती है, वहां भी वही वोटिंग लाइन है। आप छोड़ दीजिए, अपने पड़ोसी राज्यों में जाइए। बिहार के पड़ोस में जहां हम बैठ करके यह शो कर रहे हैं, यूपी, क्या यहाँ पर जाति लाइन पे वोटिंग नहीं होती? कास्ट लाइन पे यहाँ भी वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर नोएडा जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, देखिए क्या शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल अच्छे हैं। बिहार में अगर आप पटना को छोड़ दें तो कोई एक अच्छा शहर नहीं मिलेगा आपको जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अंडरलाइन कर सके।
तो ये सारी मतलब इसमें मुझे नहीं लगता है तो कि सर क्या अगर कारण रहा कि बिहार अभी भी विकास के नाम पे पीछे ही रह गया और जाति का जो लॉलीपॉप है उसको पकड़ के वो हमेशा हर वोट में आगे रहा? नहीं, किस चीज में आगे रहा है बिहार? बिहार आजादी के समय में भारत का रूढ़ था, हम्म इतनी सारी खनिज संपदा थी उसके पास। बिहार को पिछड़ा रखने की एक सुनियोजित साजिश है, और यह आज की साजिश नहीं है। जिस समय देश आज़ाद हुआ और कहा कि आज़ादी की उन्नत भारत की आधारशिला इसकी शिक्षा पर होगी, सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था पर होगी। बिहार जो नालंदा यूनिवर्सिटी की धरती थी, उनको एक भी आईआईटी क्यों नहीं मिला? है ना? यूपी को दो आईआईटी मिल गए थे, एक कानपुर में होगा और दूसरा रुड़की में होगा, जो अब उत्तराखंड में हो गया। हालांकि बंगाल को आईआईटी आईआईएम दोनों मिल गए, बिहार को उसी टाइम में एक आईआईटी क्यों नहीं मिला? मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं, आप भारत के और भारत के बाहर भी अब आईआईटी के कैंपस हैं, वहां भी जाएं। खासकर भारत के अंदर जितने आईआईटीज हैं, जाइए आप वहां पर। अगर किसी एक आईआईटीज में 10% से कम बिहारी मिल जाए तो फिर आप मुझे आके बताइए, हो नहीं सकता है। तो ये वहां से जो षड्यंत्र शुरू हुआ था, यह षड्यंत्र अभी तक जारी ही है। बाद में जो बिहार के रहनुमा हुए, जो नेतृत्व जिस तरह की बिहार की जनता ने चुना, उन्होंने भी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इन सभी मुद्दों को, कि कोई इसमें किसी का बहुत ज्यादा वोट सधने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए यह एक कह सकते हैं कि उपेक्षित क्षेत्र बना रहा। विकास के लिए शिक्षा उसकी बैकबोन है। अच्छा, आपके पास शिक्षण तंत्र है तो निश्चित रूप से आज या कल उसका विकास होगा। तो ये अच्छा, शुरुआत में अगर देखें तो बिहार की शिक्षा भी इतनी बुरी नहीं रही थी, लेकिन धीरे धीरे उपेक्षा का शिकार होती गई वो। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि जातिगत आधार पर वोटिंग होती है बिहार में, इसीलिए बिहार का जो अवसंरचनात्मक ढांचा है या फिर जो विकास है वह बाधित हुआ है। वो नहीं, जातिवाद कोई कारण नहीं है विकास का। तो बिहार की जो नई पीढ़ी है, अब आ रही, नई पौध आ रही है, क्या वो जाति से ऊपर उठकर राजनीति को देख रही है? क्यों इसमें जाति के आधार पर वोटिंग करने में दिक्कत क्या है? मैं ये मानता हूं कि वोटिंग जाति के आधार पर होती है, ठीक है। यादव लालू जी को वोट देते हैं, ब्राह्मण और बनिया बीजेपी को वोट देते हैं, ठीक है। कौन यादव बिहार में, कोई ऐसा यादव बताएं जो कहे कि विकास नहीं होगा? कोई ऐसा यादव जिस उम्मीद में भी वो लालू जी को वोट देता है, क्या उसको ये हॉस्पिटल नहीं चाहिए, अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए? उसको भी चाहिए। जो ब्राह्मण बीजेपी को वोट देते हैं या वैश्य बीजेपी को वोट देते हैं, तो क्या उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए ना। तो विकास से समझौता करके वो वोट देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छा, वोट देने के अपने अपने कारण होते हैं। दूसरी बात, एक मैं फिर से आपको करेक्ट करता हूं कि आप कह रही हैं कि हर चुनाव में, खासकर बिहार के चुनाव में, सिर्फ कास्ट लाइन पे वोटिंग होती है। अगर कास्ट लाइन पे ही वोटिंग हुई रही होती तो 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुए थे, सारी की सारी सीटें कैसे स्वाइप हो जाती है कांग्रेस की तरफ, स्वीप कर लेती है कांग्रेस सारी सीटें। और 5 साल के बाद फिर से वो फोर्स के रथ पे सवार होके आते हैं वीपी सिंह, वो कांग्रेस हार जाती है। 2014 में अगर कास्ट लाइन पे ही वोट हो रहा है, तो सिर्फ बिहार की ही बात मैं करता हूं, तो कास्ट लाइन पे वोट अगर हो रहा होता तो मोदी जी की पार्टी भाजपा उस तरह से बढ़त हासिल नहीं करती बिहार में, जिस तरह से 2014 के चुनाव में भाजपा को मिली है। कास्ट लाइन पे लोग वोट देते हैं, लेकिन जब कोई और मुद्दा नहीं होता, जब कोई और बड़ा मुद्दा होता है। 2014 में क्या मुद्दा था? भ्रष्टाचार। जो यूपीए का भ्रष्टाचार है, अच्छे दिन लाने हैं, काला धन आएगा, तो इसलिए हम अच्छे दिन आने वाले हैं, सर ये बात मोदी जी को वोट कर दो। तो कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से बीजेपी ने, जिस तरीके से केंद्र ने भारत रत्न दिया है, बीजेपी कहना सही नहीं है, केंद्र सरकार ने भारत रत्न को दिया है, क्या साधने की कोशिश की है? अगर ये जाति का मामला नहीं है तो इससे कितना फायदा होगा बीजेपी को? देखिए, कर्पूरी ठाकुर उसी धरती से आते हैं जहां से मैं आता हूं, इसलिए मेरे सबसे प्रिय नेताओं में से एक है कर्पूरी ठाकुर। और चलिए, और भी कुछ संबंध है, लेकिन पब्लिक फोरम पे उन संबंधों को नहीं लाना चाहिए।
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बीजेपी को क्या फायदा होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी को क्या फायदा हुआ ये थोड़ा देखने के लिए थोड़ा 1-1.5 साल पीछे जाइए। अगर नीतीश कुमार इंडी अलायंस में होते तो क्या अभी जो एनडीए की सरकार है दिल्ली में वो होती? तो पहले तो इसका फायदा हो चुका है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर केंद्र सरकार और ऐसे कहें कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने में कामयाब रही। नीतीश कुमार के इंडी अलायंस छोड़कर भाजपा में आने से इंडी अलायंस का स्कोप बिहार में कमजोर हुआ और वह आशानुरूप रूप प्रदर्शन नहीं कर पाया, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। अखिलेश और कांग्रेस के गठजोड़ ने अच्छी खासी सीटें स्नैच की है भाजपा से उत्तर प्रदेश में। अगर 10 सीटें 12 सीटें और कम हो जाती बिहार में भारतीय जनता पार्टी की, तो सोचिए ये सरकार बनाना कितना मुश्किल होता उनके लिए। तो वो एक सांकेतिक कदम था बीजेपी का, बीजेपी नीति सरकार का, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, और उसका लाभ ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप वोट बैंक की बात करते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जो जिस समुदाय से आते हैं, नाई समुदाय से, उसका बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। मुश्किल से 2 से 3%, माफ कीजिएगा मैं डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन आप देखें पिछली बार के कास्ट सर्वे के नतीजे अब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, आप चेक करें, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 3% से ज़्यादा किसी हालत में नाई समुदाय की आबादी नहीं होगी बिहार में, और उसी अनुपात में उनका वोटिंग भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मतदाता वर्ग को लुभाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक बात और मानना पड़ेगा कि कर्पूरी ठाकुर सिर्फ नाइयों के नेता नहीं थे, उनकी जो पहुंच थी तमाम ओबीसी वर्गों में भी थी, पिछड़े वर्गों में भी थी, और उनकी ये पहुंच किसने बनवाई थी? आप तो खैर पूजा हो सकता है, मुझे लगता है, आई एम श्योर कि आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम में, मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हाँ बाद में हमने ये किस्से सुने। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो इसी कांग्रेस पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए क्या क्या नारे लगाए थे और उनको किस तरह से अपमानित करके मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था। और रामसुंदर दास, हालांकि रामसुंदर दास भी एक दलित नेता ही थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया तो एक सहानुभूति उनके साथ जुड़ गई जो आज भी है। तो कर्पूरी ठाकुर का जनाधार है। हाँ किशोर जी, हमारे पास थोड़ा सा YouTube का जो टाइमलाइन है थोड़ा कम है, तो ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। कई सवालों के जवाब आपसे हमें मिले हैं, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं या नहीं मिले, या फिर मुझे खुद भी नहीं दिखते हैं। तो बिहार की विकास यात्रा कहाँ अधूरी रह गई, कहाँ अटक गई, इस पे अगले एपिसोड में हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.